ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पे हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को ही आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर फिलहाल अभी तक हमने हमारे 14th लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का लेक्चर जो रहेगा वो हमारा 15th लेक्चर रहेगा, इसे आप सही कर लीजिएगा। तो आज के इस 15th लेक्चर पे हमने हमारा सेम टॉपिक आगे कंटिन्यू करना है, विच इज 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइकल्स विद 2 और मोर हेट्रोएटम। यानी कि हम बात कर रहे थे कि हमारे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कैसे रहते हैं, उनके एग्जांपल जो आपके सिलेबस पे दिए हुए हैं उनके लिए हमने डिस्कशन लिया था। उसके सिंथेसिस, उसकी रिएक्शंस हमने कवर की थी। ओके, बट ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आपके 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं उनमें नंबर ऑफ हेट्रोएटम जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, एक से ज्यादा हेट्रोएटम वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं 6 मेंबर के केस में। ओके, तो देखो आज के इस 15th लेक्चर पे अगेन हमने हमारा नेक्स्ट 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करना है। लेकिन इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ हेट्रोएटम सिर्फ एक ही है, जो है आपका बेंजोपैरेलियम सॉल्ट। ओके, तो हेट्रोएटम मतलब हेट्रोएटम तो आपका ऑक्सीजन है, लेकिन कंपाउंड आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपका क्या है, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट। तो आज के इस लेक्चर पे, आज के इस 15th लेक्चर पे हम कंप्लीट डिस्कशन लेंगे हमारे बेंजोपैरेलियम सॉल्ट पे, जिसे आप कभी कभार बेंजोपैरेलियम केटायन के फॉर्म में भी जानते हैं। आपको ये बेंजोपैरेलियम सॉल्ट या फिर बेंजोपैरेलियम केटायन दोनों के नाम से दिख सकता है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सिलेबस में दिया जाता है रिएक्शन एंड सिंथेसिस, बट डायरेक्टली रिएक्शन एंड सिंथेसिस को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा किस पे डिस्कशन लेंगे कि बेंजोपैरेलियम सॉल्ट आखिर होता क्या है, यानी कि इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन समझेंगे, तब जाके हम इसके सिंथेसिस एंड रिएक्शन को कर पाएंगे। ओके, तो बहुत आसान लेक्चर है, डेफिनेटली आपको भी क्लियर आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करें लेक्चर को। चलिए ठीक है, तो देखो ना, लेक्चर को हम कहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं बेंजोपैरेलियम सॉल्ट या फिर बेंजोपैरेलियम केटायन के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन पे हमने क्या बात करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, देन इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे डिस्कस करेंगे, तब जाके हम हमारी सिंथेसिस एंड रिएक्शन को समझ पाएंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले बात आती है कि बेंजोपैरेलियम सॉल्ट का आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में चीज पूछ ली जाती है तो बहुत आसान इसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसे बनाएंगे सुनिएगा। देखो आपको पता है ना, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसे दो टुकड़ों में तोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा। आपको पता है बेंजो भी तो कुछ होता है। आप अगर यहाँ से बेंजो को अलग कर देते हैं, बेंजो को क्लीव कर देते हैं एंड पैरेलियम सॉल्ट को क्लीव कर देते हैं, तो आपको दो अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगी। आपको पता है बेंजो मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा, बेंजो मतलब होता है बेंजीन। ओके, और पैरेलियम सॉल्ट क्या होता है, तो देखो पैरेलियम सॉल्ट भी एक टाइप का आपका 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसपे हम डिस्कशन हमारे लेक्चर नंबर 12 पे ऑलरेडी ले चुके हैं। तो अभी आपको क्या है, पैरेलियम सॉल्ट की भी नॉलेज है और आपको ये भी पता है कि बेंजो मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास पैरेलियम सॉल्ट है, इसे आपने किसके साथ फ्यूज कर दिया, बेंजो के साथ फ्यूज कर दिया, तो आपको जो रिजल्टेंट कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आपका बेंजोपैरेलियम सॉल्ट, जिसे आप बेंजोपैरेलियम केटायन भी बोलते हैं। केटायन क्यों बोल रहे हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। देखो होता क्या है, अगर पहले मैं बात करूं पैरेलियम सॉल्ट की, तो आप ये स्ट्रक्चर देखो, ये है आपका पैरेलियम सॉल्ट। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये है आपका पैरेलियम सॉल्ट, जिसपे आप देख सकते हैं आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें आपका हेट्रोएटम क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ने कौन सा चार्ज कैरी किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, केटायन। और अगर इसके साथ में कोई नेगेटिव, जैसे सपोज कीजिए, इस कंपाउंड को समझाने के लिए बोल रही हूँ कि सपोज कीजिए आपका ये कंपाउंड है और इसमें आप किसका अप्रोच करा रहे हैं, किसी नेगेटिव स्पीसीज का, जैसे Cl नेगेटिव आयन का। तो ये Cl नेगेटिव आयन जाके कहाँ अप्रोच करेगा, इस ऑक्सीजन पॉजिटिव से। बॉन्ड तो क्रिएट नहीं होगा, बट यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा, एक सॉल्ट। तो हमको क्या है, ये सॉल्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आप सॉल्ट नहीं बनाना चाह रहे हैं, कोई नेगेटिव स्पीसीज का अप्रोच नहीं कराना चाह रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, कैटायनिक फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई। तो इसी को आप क्या बोलते हैं, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेंजोपैरेलियम केटायन। ओके, तो देखो ये जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया येलो कलर से, जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, ये आपका क्या है, पैरेलियम सॉल्ट, या फिर आप बोल सकते हो पैरेलियम केटायन है। ओके, लेकिन अगर मैं इसके साथ किसको जोड़ दूं, बेंजीन को जोड़ दूं, इसके साथ मैंने किसका फ्यूजन करा दिया, बेंजीन को इसके साथ अगर मैंने फ्यूज कर दिया, तो जो मुझे स्पीसीज अब कंबाइंडली मिलेगी वो आपकी क्या होगी, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट। तो अब आप देखो, बेंजो के साथ कौन जुड़ गया, पैरेलियम जुड़ गया, पैरेलियम ग्रुप जुड़ गया, तो हम बोलेंगे अब ये जो स्पीसीज बनी कंबाइंडली, इसे आप क्या बोलोगे, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट या फिर बेंजोपैरेलियम केटायन। क्लियर हुआ ना। हमने क्या किया, बेंजीन को पैरेलियम सॉल्ट के साथ जोड़ दिया, फ्यूज कर दिया। फ्यूज वाले कंपाउंड तो हमने पढ़े, हमने 5
मेंबर्ड के केस में पढ़ा था बेंजोफ्यूज 5 मेंबर्ड कंपाउंड, तो वही है, अगर आप 6 मेंबर्ड रिंग के साथ कोई बेंजीन को भी जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मेंबर्ड कंपाउंड अगर आपका पाइरेलियम सॉल्ट है, इसे आप जोड़ रहे हो बेंजीन के साथ, तो ये बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप बेंजोपाइरेलियम केटायन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपकी बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट या फिर बेंजोपाइरेलियम केटायन का। ओके, अब देखो ना यहाँ पे एक और चीज ऐड की हुई है, पहले तो आप स्ट्रक्चर समझ गए, अब आप स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो ये बोल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेंजोपाइरेलियम केटायन या फिर बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट। लेकिन आयुपेक के अकॉर्डिंग देखें तो आयुपेक के अकॉर्डिंग इसका एक दूसरा नाम होता है, इसे हम लोग क्रोमोनाइलियम के नाम से भी जानते हैं, इसे आप क्रोमोनाइलियम भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो ना यहाँ पे बेंजोपाइरेलियम के ही डेरिवेटिव बनाए हुए हैं, और ये जो डेरिवेटिव है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस वजह से हमने ये डेरिवेटिव भी यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव आपको क्या बोल रहे हैं, तो देखो सबसे पहले इसने क्या बनाया हुआ है, आपके बेंजोपाइरेलियम केटायन से ही क्या बनाया हुआ है, 2 बेंजोपाइरेलियम केटायन। ये बोल रहा है आपका बेंजोपाइरेलियम का एक डेरिवेटिव आपने क्या बनाया, 2 बेंजोपाइरेलियम केटायन, और इसे जैसे इसे आप क्या बोलते हैं, क्रोमोनाइलियम, इसे हम बोलेंगे आइसोक्रोमोनाइलियम, यानी कि आगे हमने क्या ऐड कर दिया, आइसो को ऐड कर दिया। तो स्ट्रक्चर आपका क्या रहेगा, देखो स्ट्रक्चर में आपने कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर में आपने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन पॉजिटिव है, ठीक है, इसे आपने कहा शिफ्ट कर दिया, इस पोजीशन में, और डबल बॉन्ड अगर आपका कहां शिफ्ट हो गया, इस पोजीशन में, तो ये अभी भी क्या है, पैरेलियम रिंग ही है, ये आपका पैरेलियम सॉल्ट है, और अभी भी इसके साथ आपने क्या किया है, बेंजो को फ्यूज कर दिया, बेंजीन को फ्यूज कर दिया है, लेकिन पोजीशन अब आपकी क्या होगी, वरी होगी। पहले यहाँ पे पोजीशन अलग थी, पहले आपका ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाले कार्बन से आपकी पूरी बेंजीन रिंग शेयर थी, लेकिन अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन के अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपकी बीटा पोजीशन से आपने बेंजीन रिंग को जोड़ा है, तो बीटा पोजीशन से जब आप जोड़ेंगे तो आपको क्या बनेगी, आइसोक्रोमोनाइलियम, जिसे आप 2 बेंजोपाइरेलियम केटायन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ ना? इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बनता है, इसके बाद जो कंपाउंड आपको मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बोलते हैं फ्लेवाइलियम केटायन। ये आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा जब आप प्लांट पिगमेंट पढ़ते हैं, वहां ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्लेवाइलियम केटायन भी कुछ चीज होती है, फ्लेवाइलियम केटायन में क्या होता है, देखो अगर आपके पास यही है, बेंजोपाइरेलियम केटायन ही है, आपने इसके कोई भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया है, आपने बस एक काम किया कि इस बेंजोपाइरेलियम केटायन में इस पोजीशन पे, ये जो ऑक्सीजन है इसकी फर्स्ट पोजीशन हुई, ये इसकी सेकंड पोजीशन हुई, अगर इस पोजीशन से आपने क्या कर दिया, कोई ग्रुप, यानी कि कोई ग्रुप में आपका फिनाइल ग्रुप आ जाता है, तो इसके साथ अगर आपने फिनाइल ग्रुप को ऐड कर दिया तो आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो आपकी क्या होगी, फ्लेवाइलियम केटायन, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, 2 फिनाइल क्रोमाइलियम। तो ये आपका क्रोमाइलियम है, इसके साथ हमने क्या कर दिया, सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन गया 2 फिनाइल क्रोमाइलियम। क्लियर हुआ ना? अभी देखो यहाँ पे व्हाइट है तो मे बी आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट नोट्स तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप वहां से जाके क्लियरली देख लीजिएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है ना? कुछ नहीं है, पहला हमारा बेंजोपाइरेलियम केटायन था, जिसे आप क्रोमोनाइलियम भी बोलते हैं, इसी का एक डेरिवेटिव बना जिसमें हमने क्या किया, अल्फा एंड बीटा पोजीशन से पूरी बेंजीन को जोड़ा, तो ये हमारा बेंजोपाइरेलियम केटायन से 2 बेंजो में कन्वर्ट हो गया। और लास्टली अगर हम लोग बेंजोपाइरेलियम केटायन की सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप को जोड़ते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव हमको ऑब्टेन होता है, जिसे आप बोलते हैं फ्लेवाइलियम केटायन। ओके, तो ये आप डिस्कस भी करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज आती भी है। इतनी चीज क्लियर है ना? तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर बताया बेंजोपाइरेलियम केटायन की। ठीक है, नाउ अब इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ये आपको जिस इतना बता रहा है कि बेंजोपाइरेलियम आयन होता क्या है, बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट आप बोलते किसके को है, तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन क्या बोला गया, ये बोल रहा है 1 बाइसाइक्लिक पाइरेलियम आयन इज कॉल्ड बेंजोपाइरेलियम आयन। तो ये बोल रहा है आपके पास अगर कोई पाइरेलियम आयन है, आपके पास जो कोई भी पाइरेलियम सॉल्ट है, अगर वो क्या हो जाए, बाइसाइक्लिक हो जाए, बाइसाइक्लिक हो जाए मतलब देखिए आपका जो पाइरेलियम सॉल्ट होता है, आपको पता है ये क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, बिकॉज इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके पास एक सिंगल रिंग ही तो है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है जो कि आपकी क्या अकेली है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ये आपकी एक मोनोसाइक्लिक रिंग है। लेकिन अगर आप बेंजीन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेंजीन भी एक टाइप की मोनोसाइक्लिक रिंग है, बिकॉज इसमें भी तो एक ही रिंग है। लेकिन जब हम इसे जोड़ के बेंजोपाइरेलियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये रिंग आपकी क्या बन जा रही है, मोनो से बन जा रही है, बाइसाइक्लिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो वही बोल रहा है कि जब आपकी पाइरेलियम आयन की जो रिंग है वो बाइसाइक्लिक फॉर्म में आ रही है, यानी कि उसके साथ एक बेंजीन, यानी कि उसके साथ एक मोनोसाइक्लिक रिंग जुड़ जाती है, तो उस केस में जो हमको स्पीसीज ऑब्टेन होती है वो हमारी पाइरेलियम आयन से किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजोपाइरेलियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर हुआ ना? यानी कि मोनोसाइक्लिक रिंग थी आपकी पाइरेलियम आयन, इसको अगर आपने मोनो से बाई में कन्वर्ट कर दिया तो हमको जो स्पीसीज मिली उसे आप बोलते हैं बेंजोपाइरेलियम आयन। क्लियर है ना?
अगला क्या है, अगला है आपका आयुपैक नेम। तो ये बोल रहा है, अब इसका आयुपैक नेम देखेंगे तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ऊपर से आप देख लीजिएगा। इसे हम बोलते हैं क्रोमोनाइलियम। इसको आप दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, क्रोमोनाइलियम भी बोल सकते हैं। इसके अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला बनता है C9H7O पॉजिटिव, यानी कि कार्बन का काउंट है 9, हाइड्रोजन का है 7 एंड ऑक्सीजन एक आपका हेटेरोएटम की तरफ प्रेजेंट रहता है। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जिस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कैटायनिक स्पीशीज, यानी कि हम इसे बेंजोपायरिलियम आयन बोल रहे हैं, या फिर बेंजोपायरिलियम कैटायन भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज आयन आपका क्या है, कैटायन है। और साथ ही साथ इसे सॉल्ट भी आप बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, बिकॉज जब इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ कोई पॉजिटिव स्पीशीज, सॉरी ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ कोई नेगेटिव स्पीशीज जैसे क्लोरीन नेगेटिव आके अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कभी कभार बेंजोपायरिलियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। अब 2 पॉइंट और लिखे हुए, इसको सुन लीजिएगा, देन हम लोग पर्टिकुलर हमारे रिएक्शन एंड सिंथेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट आपको क्या बोल रहे हैं, काफी आसान है, सुनेगा। पहला लिखा हुआ है, इट कैन बी सीन एज अ चार्ज डेरिवेटिव ऑफ अ 2H1 बेंजोपायरॉन और अ सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव ऑफ नैप्थलीन। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आप अपने बेंजोपायरिलियम आयन को देखोगे तो ये किसका डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, 2H1 बेंजोपायरॉन के डेरिवेटिव की तरह आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर आप 2H1 बेंजोपायरॉन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2H1 बेंजोपायरॉन का स्ट्रक्चर भी सेम ऐसा ही होता है। आपको वहां भी एक 6 मेंबर्ड हेटेरो, मतलब सॉरी, एक बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, और ये बेंजीन रिंग एक 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ जुड़ी होती है, जो कि अनसैचुरेटेड होती है, यानी कि यहाँ भी आपकी क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही जो कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। डिफरेंस कहाँ अराइज हो रहा है, डिफरेंस अराइज हो रहा है इनके चार्ज पे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, 2H1 बेंजोपायरॉन का स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोपायरिलियम कैटायन का स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। अगर इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोपायरिलियम कैटायन में। अगर इसकी पॉजिटिव चार्ज को मैं हटा दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H1 बेंजोपायरॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या एक दूसरे के डेरिवेटिव ही हैं, लेकिन कैसे डेरिवेटिव है, चार्ज डेरिवेटिव है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक चार्ज का डिफरेंस है। क्लियर हुआ ना। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि ये नैप्थलीन के डेरिवेटिव की तरह भी लग रहा है, और डेरिवेटिव कैसा है, सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव। तो ये बोल रहे हैं नैप्थलीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नैप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा ही तो होता है, ठीक है। यहाँ आपके डबल बॉन्ड लगे होते हैं। तो हुआ क्या, नेप्थलीन और ये जो बेंजोपायरिलियम आयन, इसको बेंजोपायरिलियम आयन बना देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है कि नेप्थलीन में आपका हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि आपके क्या है, बेंजोपायरिलियम कैटायन में हेटेरोएटम विच इज ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे की डेरिवेटिव की तरह आपको दिख रहे हैं, लेकिन डेरिवेटिव कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे आपको एक हेटेरोएटम की प्रेजेंस देखने को मिलती है, लेकिन नेप्थलीन में कोई भी हेटेरोएटम नहीं होता है। तो बेसिक स्केलेटन, बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, हेटेरोएटम का। तो हम बोल सकते हैं एक चार्ज डेरिवेटिव बन गया, एक आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव बन गया। नेप्थलीन का ये सब्स्टिट्यूएंट हेटेरोसाइक्लिक डेरिवेटिव है, बिकॉज नेप्थलीन का जैसा इसका स्केलेटन तो है, बट नेप्थलीन में आपके हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं होते, इसमें आपके हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं। और ये आपका चार्ज डेरिवेटिव है 2H1 बेंजोपायरॉन का, बिकॉज 2H1 बेंजोपायरॉन में हेटेरोएटम भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेटेरोएटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन आपके बेंजोपायरिलियम आयन के ऊपर कौन सा, में ऑक्सीजन के ऊपर, हेटेरोएटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, ये बोल रहे हैं इन बायोलॉजी 2 फिनाइल बेंजोपायरिलियम आयन या फिर 2 फिनाइल क्रोमाइलियम आयन इज रिफर्ड एज अ फ्लेवाइलियम। तो ये बोल रहा है कि यही चीज है, आप क्या करते हैं, बायोलॉजी में भी इसका डिस्कशन लेते हैं, ये आपके प्लांट पिगमेंट में आएगा भी कि आपका फ्लेवाइलियम क्या होता है। तो फ्लेवाइलियम कैटायन जो होता है वो भी बेंजोपायरिलियम कैटायन का ही एक डेरिवेटिव होता है, बट इस बेंजोपायरिलियम कैटायन में जब आप सेकंड पोजीशन में कोई फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके फ्लेवाइलियम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ ना। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके बेंजोपायरिलियम सॉल्ट पे। अगर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है तो आप ये स्ट्रक्चर्स तो बनाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आप क्या ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर टाइम है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ ना। तो ये हमने इस बात की इंट्रोडक्शन पे। अब बात कर लेते हैं सिंथेसिस पे कि इस बेंजोपायरिलियम सॉल्ट को हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सिंथेसिस है, तो सुनिएगा।
तो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पहली लाइन तो आपने कॉमन ही लिखनी है, जैसे मैंने कॉमन लिखी है और मिस्टेक भी की हुई है। तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी वेज टू सिंथेसाइज, मैंने क्यूमेरिन लिख दिया है, बट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बेंजोपैरेलियम सॉल्ट। तो ये बोल रहा है हमारे पास वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप के मेथड है जिसके थ्रू हम लोग हमारे बेंजोपैरेलियम सॉल्ट को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट सारे मेथड को तो हम लिख नहीं सकते, कुछ मेथड लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ओके, कुछ मेथड में पहला मेथड आपका क्या है, ये बोल रहा है फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट है या फिर कीटो प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड को हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं और उस कंपाउंड से हम हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी कि बेंजोपैरेलियम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे उसके लिए पहले हमको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, सिंथेसिस को डिस्कस करना होगा, थ्योरी को डिस्कस करना होगा, उसके बाद जाके हम इसकी जब मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत आसानी से ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो ना, यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी इस बार ऐड कर दी, ये आपकी रिएक्शन है। ओके, इसको आप लिख सकते हैं कि ये रिएक्शन है और ये आपकी क्या है, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म मैटर करती है, मैकेनिज्म आपको नोन होगी तो सब कुछ आप कर लेंगे। रिएक्शन में तो डायरेक्टली आपको बताया गया होता है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट बना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सुनिएगा, ये क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला, फ्रॉम ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटो। ये बोल रहा है अगर आपके पास कोई एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट है या फिर कीटो प्रोडक्ट है जिसमें ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू हमारे प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे तो सुनिएगा, ये बोल रहा है सैलिसल्डिहाइड। तो ये बोल रहा है सैलिसल्डिहाइड आपका वो कंपाउंड है जिसमें ऑर्थो पोजीशन में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप देखने को मिलेगा और ये आपका एक एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट है। तो ये एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट है जिसकी ऑर्थो पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें हम क्या कराएंगे, तो ये बोल रहा है सैलिसल्डिहाइड कैन बी कंडेंस, इसको हम क्या कराएंगे, कंडेंस कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस कैटलिस्ट। तो हम यहाँ पे किसी को भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, एसिड को भी ले सकते हैं, बेस को भी एज अ कैटलिस्ट ले सकते हैं, और किसके साथ कंडेंस कराएंगे, किसी कीटोनिक कंपाउंड के साथ, लेकिन उस कीटोनिक कंपाउंड में अल्फा पोजीशन में मिथाइलिन ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ ना, हमने बोला हम क्या कराएंगे, हमारे सैलिसल्डिहाइड को कंडेंस कराएंगे किसके साथ, एक कीटो वाले कंपाउंड के साथ, लेकिन इस कीटो वाले कंपाउंड में क्या होनी चाहिए, अल्फा पोजीशन में मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए, और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, आइदर एसिड और आइदर बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करके कराएंगे। इतनी चीज क्लियर आई। अब एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इसे भी सुनिएगा। ये बोल रहा है व्हेन अ बेस कैटेलाइज इज यूज्ड the intermediate hydroxy chalcones can be isolated, but the overall yield are often better when the whole sequence is carried out in a one step using a acid catalyst। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये बोल रहा है आप अपनी जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में करा तो सकते हैं, लेकिन जब आप बेस को एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जब आप रिएक्शन कराएंगे आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, और आपको पता है इंटरमीडिएट आपका हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिस वजह से उसको आप आसानी से आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो 3 सेकंड, विद इन 3 सेकंड में क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं, आएंगे गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट है, वो बीच में बने और बीच में ही खत्म हो गए। तो इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल रहा है कि जब आप सेम रिएक्शन को कैरी कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक इंटरमीडिएट आपको ऑब्टेन होगा जिसे आप बोलोगे हाइड्रोक्सी कैल्कोन, और ये हाइड्रोक्सी कैल्कोन्स को आप आसानी से आइसोलेट भी कर पाएंगे, लेकिन इसकी यील्ड इतनी बढ़िया नहीं होगी। तो इससे बेटर क्या है कि हम हमारी रिएक्शन को एक ही स्टेप में कैरी कराएं और किसकी प्रेजेंस में कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराएं। तो एसिड की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको एक अच्छी यील्ड का आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हो तो रिएक्शन दोनों की प्रेजेंस में सकती है, बट हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, बिकॉज बेस की प्रेजेंस में हमारा इंटरमीडिएट बन जा रहा है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी कैल्कोन, जिसे आप आइसोलेट भी कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन यहाँ पे भी आपकी स्टॉप हो सकती है। क्लियर हुआ ना, इतना कर लेंगे। अब इसकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो रहा है। तो देखो रिएक्शन पे पहले मैं नहीं जा रही, पहले मैकेनिज्म पे बात करते हैं। देखो रिएक्शन आपको वही बोल रहा है कि आपने सैलिसल्डिहाइड लिया, आप देख सकते हैं इसमें आपका ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके ऑर्थो पोजीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, वही हमको डिमांड की थी। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने कीटो के कंपाउंड से कराई जिसकी अल्फा पोजीशन में मिथाइलिन है, आप देख सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ KOH ETOH आपने अपनी रिएक्शन कराई, आपको एक इंटरमीडिएट ऑब्टेन हुआ यहाँ पे। उसके बाद फर्दर रिएक्शन के बाद आपने एसिड की प्रेजेंस ली, फर्दर रिएक्शन के बाद
आपको आपका डिजायरेबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। लेकिन ये प्रोडक्ट भी आपका क्या है, डेरिवेटिव के फॉर्म में ऑब्टेन हुआ है। ये आपका बेंजोपायरिलियम सॉल्ट नहीं है, लेकिन ये बेंजोपायरिलियम के बजाय ये क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल बेंजोपायरिलियम सॉल्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप लगाया है, यानी कि फ्लेवाइलियम आयन को हमने यहाँ पे सिंथेसाइज किया है। तो ये गलत नहीं है, ये हमारा क्या है, डेरिवेटिव है, बेंजोपायरिलियम सॉल्ट का ही डेरिवेटिव है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा दिया है। क्लियर हुआ ना? तो देखो अब ये कैसे बना उस पर बात करते हैं। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिया, 2,5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो हमने बेंजल्डिहाइड ही लिया। इसके सेकंड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन में हमने क्या लगाया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये बना हमारा 2,5 डाई हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन हमने अगेन हमारे कीटो वाले कंपाउंड से कराई, जिसके अल्फा पोजीशन में मिथाइलिन ग्रुप लगाया। अब इनमें हमने क्या कराना है, इनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है और अप्रोच करा के हमारे प्रोडक्ट को बनाना है। तो देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका बाइसाइक्लिक है, यानी कि उसमें 2 रिंग लगी हुई है। ध्यान से सुना, उसमें क्या है, 2 रिंग लगी हुई है। ये आपका प्रोडक्ट है, 2 रिंग इसके पास, एक 6 मेंबर की ये, एक 6 मेंबर की ये। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास एक ही रिंग है, इसको सबसे पहले आपने क्या करना होगा, 2 रिंग में कन्वर्ट करना होगा, मोनो को बाई में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला काम क्या है, यहाँ पे एक रिंग का जनरेट करना। तो रिंग कैसे जनरेट होगी, आपने क्या करना होगा, इस ग्रुप को यहाँ जोड़ना होगा। जब तक ये कार्बन की चेन यहाँ जुड़ेगी नहीं, तब तक नई रिंग हमारी फॉर्म होगी नहीं। तो जोड़ने के लिए 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इनको आपस में रिएक्शन ही तो करानी है। रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या करना होगा, इनमें चार्जेस जनरेट करने होंगे, जैसे हम लास्ट से करते आ रहे हैं। हमको एक चार्ज यहाँ मिलेगा तो उसी का अपोजिट चार्ज यहाँ मिलेगा, दोनों में चार्जेस मिलने के बाद हम उनका अप्रोच करा देंगे। तो होगा क्या, देखो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। तो हम क्या कर सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को क्लीव कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन कैरी करेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो आपके जो पहला रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, ये जो आप अपना बेंजल्डिहाइड लिया हुआ है, इस बेंजल्डिहाइड में आपके पास क्या है, पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर दोनों अब मिल गए हैं। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर से आपने क्या है, एक दूसरे स्पीसीज को जोड़ना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इस कंपाउंड में देखो हमने क्या बोला, ये जो आपका कीटो वाला कंपाउंड है, इसके एडजेसेंट पोजीशन में आपके पास क्या होना चाहिए, मिथाइलिन होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला, बिकॉज देखो अगर इस मिथाइलिन पे आप बात करेंगे तो इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो एसिडिक होंगे, यानी कि ऐसे हाइड्रोजन होंगे जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन ही निकालेंगे, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कीटो के एडजेसेंट में जो कार्बन एटम है, कीटो के एडजेसेंट में जो मिथाइलिन ग्रुप है, इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक होने की वजह से क्या है, इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालूंगी और इस CH3 को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, CH2 में कन्वर्ट कर दूंगी, और रिएक्शन कंडीशन को क्या दे दूंगी, एक H पॉजिटिव आयन। अगर यहाँ बाहर पॉजिटिव आयन निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो हमको एक नेगेटिव सेंटर यहाँ भी मिल गया, पॉजिटिव सेंटर यहाँ मिल गया, पॉजिटिव सेंटर यहाँ मिल गया, नेगेटिव सेंटर यहाँ मिल गया। अब आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप जिस इनका अप्रोच करा दो, पॉजिटिव को जोड़ दो नेगेटिव से, ये पॉजिटिव सेंटर है, इसको जोड़ दोगे आप नेगेटिव से। अब जुड़ता कैसा है ये मैं आपको एक बारी में बता रही हूँ, आगे हम लोग डायरेक्ट एडिशन करेंगे। ठीक है, तो जुड़ने का क्या रहता है, ये सबको वैसे पता ही होगा, बट फिर भी बता रही हूँ। देखो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं, बट जुड़ते कैसे हैं, उसका रीजन ये है कि ये जो कार्बन एटम है, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी लग रही है। क्यों लग रही है वो भी आप देख लो। अगर आप इस पर बॉन्ड देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। इसके बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, यानी कि इसने 3 ही बॉन्ड बनाया, 3 ही इलेक्ट्रॉन की इसके पास प्रेजेंस दिख रही है। ठीक है, 1 2 3 3। ठीक है, अब इसको क्या, ये तो टेट्रावेलेंट एटम है, तो इसको एक चौथा इलेक्ट्रॉन भी चाहिए यहाँ पर। जब तक ये नहीं होगा तब तक इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इसी के उल्टा यहाँ चल रहा है, यहाँ भी कार्बन है लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं, आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ हो गए, एक इसके साथ हो गया, यानी कि 3 बॉन्ड यहाँ हो गए। अब इसे सिर्फ एक चाहिए था, लेकिन एक के बजाय कितना इसके ऊपर है, 2। 2 मतलब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो एक होना चाहिए था, लेकिन एक के बजाय कितने हो गए, 2, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से लगा पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या, ये दोनों अप्रोच कैसे करेंगे, देखो ये जो कार्बन है ये क्या करेगा, अपने ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत है,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इस कार्बन को। क्यों? क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के कहां चले जाएगा, इस कार्बन के पास। और अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो आपको पता है दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अकेला इसके पास हो गया, अकेला इसके पास। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर अकेले अकेले हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ भी सेम चीज होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, बिकॉज अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अकेला इसके पास है, तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और एक नया बॉन्ड बनाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये तो बेसिक था, बट मैंने एक बार बता दिया, अब आगे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या देखना है कि यहाँ एक नया बॉन्ड बना, और नया बॉन्ड बनने से इनके ऊपर से चार्जेस भी हट गए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से एक्सेस में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और इसके बाद जो डेफिशिएंसी थी वो उससे कहाँ से पूरी हो गई, यहाँ से पूरी हो गई। क्लियर हुआ ना? तो हमें एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला। बाकी ये भी एक नेगेटिव चार्ज है। अब रिएक्शन कंडीशन में जो हमने H पॉजिटिव आयन लिया था, उसको कहां से अप्रोच करा देंगे, इन दोनों के साथ सेम अप्रोच होगा। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस में, यहाँ डेफिशिएंसी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा ताकि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन आना मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक नया बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो H पॉजिटिव आयन था वो कहाँ चले जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? ये हमको देखने को मिला। तो अब इसको मैं यहाँ पे शो करूँ तो हमें क्या मिला, देखो वही सारी चीजें एज इट इज है, बट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है, ये इसके पास क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, और इसने एक नया बॉन्ड बनाया इस CH2 से, और इस CH2 के नेक्स्ट में जो कार्बन एटम है, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड O और एक आपका फिनाइल ग्रुप। इतनी चीज क्लियर आई? तो ये स्पीसीज हमको ऑब्टेन हुई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर का एलिमिनेशन करना है। तो देखो पहले हमने बेस लिया, NaOH लिया, KOH लिया, कुछ भी ले सकते हैं, देन हम लोग एसिड की प्रेजेंस लेंगे। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन भी देखिएगा। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, डिहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा, तो बहुत आसान है। देखो हम क्या करेंगे, आपको जिस पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलता है, उसकी नेक्स्ट पोजीशन से आप हाइड्रोजन को एलिमिनेट करता है। वाटर किससे बना है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। तो आपने क्या करना है, एक जगह से H पॉजिटिव आयन निकालना है, एक जगह से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन में आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इस पोजीशन में आपके पास क्या है, दो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्सी निकाल सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो ये निकलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वाटर ही तो मिलेगा। तो देखो होगा क्या, ये कैसे निकलेंगे वो भी समझा देती हूँ। देखो हुआ ये, एक मिनट रुकिएगा, देखो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब हुआ क्या, अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो रिएक्शन कंडीशन में आपके पास क्या आ जाएंगे, H पॉजिटिव आयन आएगा, और ये कार्बन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, ये वाला कार्बन नेगेटिव चार्ज, बिकॉज इसने क्या है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हुए, आपके कार्बन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब आप खुद ही बताइए क्या कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ सकता है, मैंने पहले से बोला था कार्बन एक पॉजिटिव स्पीसीज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। देखो पॉजिटिव चार्ज भी आपका नहीं आना चाहिए, ये भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये भी एक इंटरमीडिएट फॉर्म है, लेकिन कार्बन एक पॉजिटिव एटम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को एक हद तक सह सकता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को नहीं सहेगा। तो ये क्या करेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस पोजिशन में। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो जाता है इस पोजिशन में, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में भी दो इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये यहाँ पे इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो ये कार्बन तो सेटिस्फाई है, बिकॉज इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट गया, वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये कार्बन को अब प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी, इस कार्बन के आप बॉन्ड देख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट था, मैंने बोला था देखो हाइड्रोक्सी के साथ हाइड्रोजन भी है। अब आप क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे देखिए, इस कार्बन के लिए अगर मैं बोलूं तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, दो बॉन्ड यहाँ से बना रहा है, तीसरा बॉन्ड यहाँ से, चौथा बॉन्ड यहाँ पे, और पांचवा बॉन्ड यहाँ पे। तो पांच बॉन्ड तो कोई भी कार्बन नहीं बनाता, तो इस पांच को स्टेबल करने के लिए चार में कन्वर्ट करना होगा। तो चार में कन्वर्ट कैसे करना होगा, ये एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, नया बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पुराना बॉन्ड तोड़ेगा। तो पुराना बॉन्ड किसके साथ तोड़ेगा, यहाँ पे क्या है, आपका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है। तो आपको पता है कोई भी बॉन्ड तब ज्यादा आसानी से टूटता है जहां पे उस पर पोलरिटी मिलती है। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में पोलरिटी ज्यादा होगी है, कार्बन एंड हाइड्रोजन में। तो आपको पता है कार्बन एंड ऑक्सीजन की पोलरिटी ज्यादा है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन का। तो आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये बाहर निकलेगा एज अ OH नेगेटिव आयन, बिकॉज ये बॉन्ड किसकी ओर टूटेगा, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन में नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसे अपने साथ लेकर
एज अ ऑक्सीजन नेगेटिव बाहर निकलेगा, और कार्बन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आने की वजह से कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमने क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकल दिया एज अ OH नेगेटिव आयन, और यहाँ पे हमने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, बिकॉज कार्बन ने इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का बॉन्ड क्यों तोड़ा था, अपने ऊपर से नेगेटिविटी को हटाने के लिए, या फिर अपने ऊपर से एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। तो अगर ये ग्रुप हट गया तो डेफिशिएंसी अब इसके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि आप इसके अगर कार्बन के ऊपर जितनी भी वैलेंसी उसे आप देखेंगे तो ये सेटिस्फाई है, 2 बॉन्ड यहाँ से बना रही है, 2 बॉन्ड यहाँ से, छुट्टी, इतनी चीज क्लियर है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाना है। तो ये बेसिक से चीजें, इनको आप माइंड पर रखेंगे तो बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएंगे, ठीक है। हर बार मैं आपको यही चीजें रिपीट कराती हूँ, क्लियर है ना। तो हमको क्या मिला, रिएक्शन कंडीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी मिल गया, H पॉजिटिव आयन भी, यानी कि वाटर को हमने डी कर दिया, यानी कि रिमूव कर दिया। लेकिन हमको एक नया डबल बॉन्ड देखने को मिला, नया डबल बॉन्ड की हमें नीड भी है, क्योंकि यहाँ भी तो डबल बॉन्ड रहता है, क्लियर हुआ ना। अब अगले स्टेप में क्या करना है, देखो अगले स्टेप में क्या किया, देखो पहले इसको यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है ये समझो। हमने यही चीज मैंने नीचे करनी चाहिए, ऊपर ही दिखा दी। तो हुआ क्या, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, इतनी चीज क्लियर आई। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे से साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कि यहाँ से हमने साइकिल का फॉर्मेशन, अपनी 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मेशन कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, देखो हमने क्या किया पहले, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, क्योंकि हमने एक साइकिल बनानी है, देखो हमने क्या करनी है, एक 6 मेंबर रिंग बनानी है, जिसमें हमारा हेटेरो एटम क्या होता है, रिंग के बीच में हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ ऑक्सीजन से खेलना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिंग के बीच में आना चाहिए, और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की बजाय एक कार्बन होना चाहिए। अब कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हम हर रिएक्शन में यही काम तो कर रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक केस में हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हमने जितनी भी पढ़ी, सब में हम यही कर रहे हैं कि आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, हम क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोक्सी से हाइड्रोजन को बाहर निकल सकते हैं। तो रिएक्शन कंडीशन में अगर हमारे पास H पॉजिटिव आयन आता है, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे अब ये O नेगेटिव कहाँ अप्रोच करेगा, कार्बन पे अप्रोच करेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ किसको जोड़ना है, कार्बन को। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के साथ क्या जोड़ना है, कार्बन को जोड़ना है, और उस कार्बन के पास क्या ग्रुप लगा है, फिनाइल ग्रुप। तो ये वो कार्बन है जिसके पास फिनाइल ग्रुप लगा है। तो मैं क्या चाहूंगी कि ये ऑक्सीजन कहाँ अप्रोच करे, इस कार्बन से अप्रोच करे। अब कैसे अप्रोच कर सकता है भाई, देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लाना है, हमने पॉजिटिव। और ये चार्ज आएगा कैसे, हम क्या कर सकते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसे शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, और ऑक्सीजन को क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, क्लियर हुआ। अब होगा क्या, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव कहाँ अप्रोच कर सकता है, इस कार्बन पॉजिटिव से, और ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव कहाँ अप्रोच कर सकता है, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव से। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ये हमारा कार्बन जुड़ गया, क्लियर हुआ। तो हमको क्या मिला, देखो बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं। हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ, देखो ऑक्सीजन के साथ ये वाला कार्बन जोड़ दिया, ये कार्बन, पहले देखो आप नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ वो देख लो कि आपकी रिंग कितने मेंबर की बनी हुई है। तो देखो एक बॉन्ड यहाँ से बना है, 2 बॉन्ड यहाँ, तीसरा बॉन्ड यहाँ, चौथा बॉन्ड यहाँ, पांचवा बॉन्ड यहाँ, छठा बॉन्ड यहाँ, यानी कि सिंपल सी बात है 6 मेंबर रिंग आपकी बनी हुई है, जिसमें अगर इस पोजीशन, इसको मैं पहला बोलूं तो ऑक्सीजन के ऊपर फर्स्ट लगा हुआ है, इसके बाद दूसरा किसके पास है, कार्बन के पास, जिसके पास एक फिनाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके ऊपर H भी था, तो इसके पास क्या है, एक फिनाइल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन उसके नेक्स्ट पे एक और कार्बन है, देन इसके नेक्स्ट पे एक और कार्बन है, और उसके बाद जो कार्बन है वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड भी है, तो हमने उसके नेक्स्ट में जो कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड लगाया, और ये आपकी रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्लियर हुआ ना। तो देखो सारी चीजें आपकी फुलफिल्ड होनी चाहिए, मतलब आप गिनते भी चलिएगा कि कहीं गलत जगह बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, क्लियर हुआ ना। तो ये हमारी क्या बन गई, एक नेक्स्ट प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है, तो आप खुद ही देख लो, अगले स्टेप में हमने क्या बनाना है, हमारा प्रोडक्ट बनाना है, जो 6 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल, देखो ये आधा ही हुआ है, इसे पूरा कर लीजिएगा, 6 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल क्रोमाइलियम आयन के बजाय अब आप क्या लिखेंगे, क्लोराइड, बिकॉज हमने यहाँ पर को सॉल्ट किसके थ्रू बनाया, Cl नेगेटिव आयन का अप्रोच करा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 6 हाइड्रोक्सी, 6 पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकंड पोजीशन में फिनाइल ग्रुप, उसके ऊपर से पूरी जो रिंग है वो किसकी है, क्रोमोनाइलियम आयन की है। तो क्रोमोनाइलियम आयन के बजाय अब आपका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये हमको एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब आप देखो ये कैसे बना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर को आप क्या है, वाटर का एलिमिनेशन भी करा सकते हैं। वाटर के एलिमिनेशन से क्या आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। बाकी आप ऐसा भी देख लीजिए, आपको ये स्पीसीज मिल गई। अब आपने क्या करना है, अपने ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लाना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है, तभी तो ये आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा।
तो कैसे आएगा उसे आप समझो, ठीक है। देखो हुआ ये, आपको पता है अभी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि इसके बाद खुद में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब होगा क्या ना, ऑक्सीजन के ऊपर आपने कौन सा चार्ज लाना है, पॉजिटिव। अब आपको क्या करना होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब आएगा जब आपको पता है अपने ऑक्सीजन के अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किस में कन्वर्ट करेगा, बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। अब आप खुद ही देखिए कि अगर, देखिए अगर आपका जो ये ऑक्सीजन है, एक मिनट, आपका जो ये ऑक्सीजन है वो अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, तो बॉन्ड कहां पे बन जाएगा, यहाँ पे, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ ना इतना। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी बन गया, तो पहला आपका एक कंडीशन ये है कि ऑक्सीजन तो इस चीज से सेटिस्फाई है बिकॉज आपने ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। बट क्या ये कार्बन आपका सेटिस्फाई है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। आप इसकी वैलेंसी तो चेक कीजिए, आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बढ़ गई, एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, दूसरा बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, दो बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, एक बॉन्ड यहाँ से बन रहा है, यानी कि इसके पास टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं। भाई 5 बॉन्ड तो हो ही नहीं सकते, तो हमको क्या करना होगा, एक बॉन्ड को तोड़ना होगा, यानी कि नया बॉन्ड तो ये एक्सेप्ट करेगा लेकिन पुराने बॉन्ड को इसने तोड़ना होगा। और पुराना बॉन्ड कौन सा टूटेगा, जहां पे पोलैरिटी आपको ज्यादा मिलेगी, यानी कि जहां पे आपको बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी। तो देखो फिनाइल में क्या होगा, कार्बन ही होगा, तो कार्बन कार्बन में पोलैरिटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होता जितना कार्बन ऑक्सीजन में होता है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा, यानी कि यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकल जाएगा। क्लियर हुआ ना। यहाँ से आपने क्या किया, एक मिनट, यहां से आपने क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप को बाहर निकाला। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकलेगा किसकी फॉर्म में, OH नेगेटिव के फॉर्म में, लेकिन कार्बन को पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा बिकॉज कार्बन ने हाइड्रोक्सी का हाथ छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी डेफिशिएंसी के लिए नहीं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हुआ क्या, हमको यहाँ डबल बॉन्ड भी मिल गया और यहाँ पे हमको कौन सा चार्ज मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये जो स्पीसीज मिली ये हमारी किसकी है, ये हमारी जो स्पीसीज है वो आपकी फ्लेवाइलियम आयन की स्पीसीज है, या फिर आप बोल सकते हो टू फिनाइल वाली स्पीसीज है, टू फिनाइल क्रोमोनाइलियम आयन की हमारी स्पीसीज है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कराई थी, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, सिक्स पोजिशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो आप इसे अभी फिलहाल क्या बोलते हैं, सिक्स हाइड्रो, अगर इसमें आप रिएक्शन को स्टॉप करते तो बोलते सिक्स हाइड्रोक्सी टू फिनाइल क्रोमोनाइलियम आयन बोलते। लेकिन हमने इसमें क्या किया, फर्दर रिएक्शन कराया HCl का, और HCl के रिएक्शन कराने की वजह से हुआ क्या, यहाँ से Cl नेगेटिव आयन आए, और ये Cl नेगेटिव आयन ने किसके साथ अप्रोच किया, O पॉजिटिव के साथ अप्रोच किया। तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लग जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, आयन ना बोल के अब हम इसे बोलेंगे सॉल्ट। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना कि अब यहाँ पे तो स्पीसीज आयनिक थी, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था, कोई सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे अब सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया बिकॉज क्लोरीन नेगेटिव इसके साथ आ गई है। तो 6 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल क्रोमाइलियम आयन के बजाय अब ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने क्या की, ये पहली सिंथेसिस देखी जो कि काफी आसान थी। आपने बस क्या किया, पहले बेस की प्रेजेंस ली, फिर एसिड की प्रेजेंस ली। ये हमको क्या है, एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहे हैं हम इनका, तो हम इनका रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं कराएंगे। ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करेंगे, बस रिएक्शन में हम इनका यूज नहीं कर रहे। तो हमने क्या किया, इनको एज अ कैटलिस्ट लेते हुए अपनी रिएक्शन प्रोसीड कराई। मैंने आपको बोल दिया 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो आप जस्ट अप्रोच करो, वाटर का एलिमिनेशन हर जगह ही हो रहा है। उसके बाद ऑक्सीजन को सेंटर में लेते हुए ऑक्सीजन के थ्रू दो कार्बन के बीच में एक लिंक जनरेट करो, और आपको आपकी रिंग देखने को मिल जाएगी। आप जस्ट रिलेट कीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, बस वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ सिंथेसिस, जो है आपकी फ्रॉम रिसोर्सिनॉल। यानी कि ये बोल रहा है कि रिसोर्सिनॉल से भी आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट यानी कि बेंजोपाइरिलियम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, अब कैसे करेंगे, वही चीज है, जो जो चीजें मैं आपको पहले से बोलती आ रही वही चीज आपने फॉलो करनी है और आपको आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सुनिएगा, बहुत आसान सी मैकेनिज्म है इसके भी। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, एक रिसोर्सिनॉल दिया हुआ है। इस रिसोर्सिनॉल की रिएक्शन आपने किसके साथ कराई है, पेन 2,4 डाइन के साथ कराई है। और रिएक्शन में आपने करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन में आप क्या करेंगे, आपको वही चीज माइंड पर रखनी है कि आपका जो इनिशियल जो आपको रिएक्टिव मॉलिक्यूल दिए है वो आपकी मोनोसाइक्लिक रिंग है, और आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो एक टाइप की बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। यानी कि आपको एक मोनोसाइक्लिक रिंग से बाईसाइक्लिक रिंग में कन्वर्जन करना है, यानी कि मोनोसाइक्लिक रिंग को बाईसाइक्लिक में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, आपको बस इतने पे ध्यान देना है कि इसके साथ जो दूसरा रिएक्टेंट
कनेक्टेड मॉलिक्यूल है उसको अपने साथ जोड़ के, इस रिसोर्सिनॉल के साथ जोड़ के आपने एक नई रिंग का फॉर्मेशन करना है, बिकॉज नई रिंग बनेगी तभी तो आपको बाइसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। तो पहला फोकस आपका कहाँ रहेगा कि आपके पास जो मोनोसाइक्लिक रिंग है इसे बाई में आप कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्जन होगा, तो वही चीज है, आपके रिसोर्सिनॉल में कोई ग्रुप तो लगे नहीं है, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। तो हाइड्रोक्सी में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्सी में जो H पॉजिटिव आयन है इसे आप निकाल सकते हैं, बिकॉज इसके साथ, इस रिसोर्सिनॉल के साथ अगर आप कोई दूसरे कंपाउंड को जोड़ना चाहते हैं तो जुड़ेगा कब, जब तक इनके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे तब तक तो जुड़ेगा नहीं। तो पहले हम चार्जेस जनरेट करेंगे। तो चार्ज जनरेट करने के लिए यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी में जो आपका H पॉजिटिव आयन है इसे बाहर निकाल सकते हैं, और अगर H पॉजिटिव आयन आपका बाहर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जनरेट होगा, जो कि आपका कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ओके, तो हमको हमारे रिसोर्सिनॉल में कौन सा चार्ज मिल गया, नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के साथ अगर आप इस दूसरे कंपाउंड को जोड़ना चाहते हैं तो आपको कंपाउंड में कौन सा चार्ज लाना होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से आ सकता है, तो देखो आप चाहे यहां से देखें, इस ग्रुप को देखो, चाहे आप इसको देखें, बात बिल्कुल सेम है। तो देखो आप क्या सोच सकते हैं, जैसे हमने पहले आपकी इस मिथाइल ग्रुप को हमने बात की थी कि इस कीटो के एडजेसेंट पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, हम मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसके हाइड्रोजन को निकालती हूँ तो रिएक्शन कंडीशन में मुझे H पॉजिटिव आयन मिलेगा, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज मुझे देखने को मिलेगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। ओके, अब देखो क्या इससे कोई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों को तो मैं कहीं से कहीं जोड़ ही नहीं सकती, लेकिन मुझे जोड़ना है क्योंकि मुझे यहाँ से इस मोनोसाइक्लिक रिंग को बाई में कन्वर्ट करना है। तो मुझे लिंक किसका कराना है, इन दोनों का कराना है। तो यहाँ जुड़ेगा तो नहीं, बिकॉज दोनों ही नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब चार्जेस का अगर मैं अप्रोच भी कराऊं तो देखो नेगेटिव के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि दोबारा से हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि दोबारा से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाले बॉन्ड को तोड़ना तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, इस CH2 को मैं एज इट इज CH3 में कन्वर्ट करती हूँ। इसके अलावा जो ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, अब मैं इसको तोड़ने का सोचती हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको तोड़ती हूँ तो होगा क्या, बॉन्ड ऊपर की ओर तोड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन कैरी करेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इसको कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव। अब आप देखो क्या, अब अप्रोच बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, इस ऑक्सीजन नेगेटिव को क्या दे सकते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव। तो मेरा हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ से हट के कहाँ चले जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप में। ये तो क्लियर हो गया, बॉन्ड बनना तो मैंने सिखाया था, तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप बन गया। अब देखो यहाँ नेगेटिव सेंटर है, यहाँ पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का तो अप्रोच कर सकते हैं। तो अब देखो हमारा एक नया यहाँ पर को बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया जो हमें चाहिए था। तो देखो हमारा क्या बना, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के बगल में क्या है, हेटेरोएटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक नए कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसके एडजेसेंट में आपका एक कार्बन है, जिसके एडजेसेंट में एक और कार्बन है, और इसके पास C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर हुआ, तो ये स्पीसीज हमको ऑब्टेन हो गई। क्लियर हुआ ना, इतनी चीज तो कर लेंगे। बाकी अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपका एक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ और आपको बनाना है ये। तो अब आपको डिफरेंस क्या देख रहा है, देखो कीटो आपके सेंटर पे भी आ गया, मतलब सॉरी, ये जो आपका ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन जो हेटेरो एटम था वो आपके दो कार्बन के बीच में था, वो आपको मिल गया है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक डबल बॉन्ड भी लाना है। क्लियर हुआ ना, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लाना है और इसको पूरा जोड़ना है। तो पहले हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लाते हैं। तो डबल बॉन्ड कैसे आएगा, देखो हम क्या कर सकते हैं, वाटर का एलिमिनेशन, हमको पता है वाटर को ऊपर भी हमने ये किया था, वाटर को एलिमिनेट करके हमने डबल बॉन्ड को जनरेट किया था। तो ये डबल बॉन्ड कैसे बना, देखो आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो इस पोजीशन में डबल बॉन्ड लाना है, यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ हमको एक और क्या चाहिए, हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकाल के ही हम वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखो पहले इसे इरेज कर देती हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के एडजेसेंट में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है इसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इवन दो हाइड्रोजन एटम इसके पास प्रेजेंट है। हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से निकालू तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और रिएक्शन कंडीशन में क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन। क्लियर हुआ। अब अगर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, तो आपको पता है कार्बन तो भाई नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकता, नेगेटिव चार्ज के साथ ये रह नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को किस में कन्वर्ट करेगा, बॉन्ड में। तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो दोबारा बनाती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो अब इस कार्बन को आप देखेंगे जहां पे बॉन्ड बना है, तो ये तो सेटिस्फाई है, बिकॉज इसके कितने बॉन्ड बनाए, दो बॉन्ड यहाँ से,
तीसरा बॉन्ड यहाँ से, चौथा बॉन्ड यहाँ से, तो ये सेटिस्फाई है। लेकिन अब ये सेटिस्फाई नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने क्या बनाया, 5 बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोक्सी के साथ, एक मिथाइल के साथ, 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ। तो हम क्या करेंगे, वो बॉन्ड तोड़ेंगे, नया बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन पुराना बॉन्ड तोड़ेंगे। और पुराना कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, जहां पे पोलरिटी डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो ये तो हमने नया बनाया, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप को निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप निकलेगा तो ये कार्बन सेटिस्फाई हो जाएगा और रिएक्शन कंडीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर को बनाएंगे। और वाटर का हम बोलेंगे कि यहाँ से क्या हुआ, डी हुआ, यानी कि वाटर का रिमूवल हुआ। क्लियर हुआ? तो देखो हमको क्या, एक डबल बॉन्ड भी मिला, तो मैंने यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनाया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर? तो इतनी चीज हमको यहाँ पे ऑब्टेन हो गई, हो ही ना। अब हमने क्या करना है, देखो ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से कार्बन की ये जो चेन है इसे भी तो जोड़ना है। ये हमारी ये हमारी रिंग कहाँ बनी, अभी तो ये रिंग हमारी ओपन है, इसे हमने क्लोज करना है, यानी कि इससे इसको जोड़ना है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग कब बनेगी, देखो ना, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने ऐसे बना ली, ये डबल बॉन्ड जो मैंने यहाँ दिखाया था इसे पीछे साइड कर दिया, ताकि आपको क्लियर दिखे कि ये रिंग अभी भी क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं हुई है। तो अब हमें इसे क्लोज करने के लिए क्या करना होगा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज जनरेट करेंगे ताकि ये दोनों जुड़ जाए। तो चार्ज कैसे जनरेट होगा, देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर हम उसको निकाले तो क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो कैसे बनेगी चेन, यहाँ पे एक नई बॉन्ड कैसे बनेगा, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका कार्बन एटम है इसके पास एक हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट होगा, ये सारी पोजीशन में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन की वजह से बजे क्या है, ये चेन प्रेजेंट है। इतनी चीज क्लियर आई? अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ये कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, तो आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन कंडीशन में H पॉजिटिव आयन मिलेगा और ये कार्बन कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज। इतनी चीज क्लियर आई? इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये देखिए हमको क्या मिलेगा, ये कार्बन कैरी करते हुए नेगेटिव चार्ज और रिएक्शन कंडीशन में आया H पॉजिटिव आयन। अब देखो अगर इस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज है तो ये जिससे बॉन्ड बना रहा है उसके पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस कार्बन के पास होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और रिएक्शन कंडीशन में जो H पॉजिटिव आयन था वो किसके पास चले गया, O नेगेटिव के पास चला गया और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ ना? तो ये स्पीसीज हमको ऑब्टेन हुई। तो देखो बहुत आसान है, आप जस्ट आपको जो करना है ना उसके और फॉलो करते हुए चलो, आपको आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। क्लियर? अब हमने क्या करना है, अब क्या दिख रहा है, अब आपको देखो 6 मेंबर रिंग भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल गया, डबल बॉन्ड भी मिल गया, सारी चीजें मिल गई। अब एक कमी आपको यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ऑक्सीजन के ऊपर तो भाई पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया। अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है। अब कैसे लाएंगे, तो जैसे हमने लास्ट स्टेप में किया था वही करो। क्या किया था हमने लास्ट स्टेप में, हमने बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि ऑक्सीजन के जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इन्हें किस में कन्वर्ट करते हैं, बॉन्ड में, क्योंकि देखो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही चीज है, ऑक्सीजन के ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अब आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन अपने इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस साइड, और यहाँ एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हुआ? और अगर यहाँ पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ तो होगा क्या, ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लगेगी, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना, समझ में आया ना। देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहाँ दे दिया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है सपोज, इसको उठा के इस कार्बन को दे दिया, और कार्बन मना भी नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होते रहता है, और नया एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पुराना टूटेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे अपने पास रखा, एक कार्बन को दे दिया, और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ओके, अब बॉन्ड का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन जिनने बॉन्ड बनाया उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको भी हमें चेक करना होगा। देखो ऑक्सीजन को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिकॉज इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होगी, यानी कि इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, और अगर हम इस कार्बन की बात करें तो देखो इस कार्बन में कितने बॉन्ड हो रहे हैं, एक बॉन्ड इस मिथाइल के साथ, 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ, यानी कि टोटल 5 बॉन्ड, लेकिन कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, अपने पास जो ये एक नया बॉन्ड है इसे तो परेशान नहीं करेगा, अपने पुराने बॉन्ड से बोलेगा कि तुम शिफ्ट हो जाओ इस साइड। क्लियर हुआ? अगर ये बॉन्ड आपका इस साइड शिफ्ट होता है तो फिर क्या होगा, देखो
अगर ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होता है तो अब क्या होगा? अब देखो, अब आप देखोगे कि ये बॉन्ड जिसके बीच में बना है, क्या वो दोनों सेटिस्फाई हैं? इस बॉन्ड से वो दोनों खुश हैं? तो आप देखो, ये कार्बन की अगर आप बात करेंगे तो ये तो खुश है। कितने बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा चौथा यहाँ पे, तो ये तो सेटिस्फाई है। लेकिन ये अब सेटिस्फाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक मिथाइल के साथ, एक हाइड्रोक्सी के साथ, एक ये कार्बन, ये पूरी चेन के साथ, फिनाइल रिंग के साथ आप बोल सकते हो, और दूसरा, और दो आपके कहाँ बन रहे हैं? ये डबल बॉन्ड में, यानी कि टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 5 बॉन्ड बन रहे हैं। बट आपको पता है 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते। हमको क्या करना होगा? 5 बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के बजाय एक बॉन्ड को आपने बाहर निकालना होगा। और कौन सा बॉन्ड आपका टूटेगा? नया बॉन्ड बनेगा, लेकिन पुराना बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? जहां पे आपको पोलरिटी डिफरेंस ज्यादा मिल रहा है। तो पोलरिटी डिफरेंस कहाँ मिल रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन में। तो ये ग्रुप आपका बाहर निकलेगा एज अ OH नेगेटिव आयन। तो आपने ये ग्रुप बाहर निकाल दिया, और हमको क्या स्पीसीज ऑब्टेन हुई? ये। और अब आप देखो, अब आपके सारे कार्बन सेटिस्फाई है, सारे कार्बन सेटिस्फाई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब सेटिस्फाई है। तो अब आपको जो स्पीसीज मिली वो इसके सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। आपने देखो, आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, और आपको आपका प्रोडक्ट मिला, जो आपका क्या है? बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। और उसका डेरिवेटिव आपको ऑब्टेन हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप और मिथाइल ग्रुप्स भी लगे हुए हैं। तो ये आपको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ? बेंजोपायरिलियम सॉल्ट का डेरिवेटिव। क्लियर हुआ? तो हम इस मेथड के थ्रू भी, यानी कि फ्रॉम रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लेके भी तो अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। बस आपने ये दो सिंथेसिस दिखाने, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। आपसे मैंने जस्ट यही चीज बोली है कि जो जो आपसे करने को बोला गया, आप जस्ट उतना करो। आपको जो बनाना है उसे माइंड पर रखते हुए चलो, आपका प्रोडक्ट खुद बन जाएगा। ठीक है? तो ज्यादा स्टेप तो नहीं है, 2-3 स्टेप है, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये हमारी थी सिंथेसिस ऑफ बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। ओके, तो देखिए, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोपायरिलियम सॉल्ट, यानी कि बेंजोपायरिलियम सॉल्ट कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारी है, बट इतना आप लिख लीजिएगा, इतना आपके लिए इनफ रहेगा एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है? तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? पहली रिएक्शन आपकी क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आपके बेंजोपायरिलियम सॉल्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है या नहीं, उससे हमने चेक करना है। तो पहले सिंपली हम इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। तो ये बोल रहा है, नो सिंपल एग्जांपल आर नोन ऑफ ए इलेक्ट्रोफिलिक और अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और ऑफ आइदर हेट्रोसाइकिल और अ होमोसाइक्लिक रिंग ऑफ बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। यानी कि ये बोल रहा है, हमारे पास ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं है, ऐसे कोई कॉमन से या फिर सिंपल से एग्जांपल नहीं है जहां पे हमने ये देखा हो कि बेंजोपायरिलियम सॉल्ट के ऊपर, जो सिंपल आपका बेंजोपायरिलियम सॉल्ट है, उसके ऊपर आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई हो। ओके, तो हम बोल सकते हैं सिंपली, अगर मैं बेंजोपायरिलियम सॉल्ट ले रही हूँ तो बेंजोपायरिलियम सॉल्ट पे तो मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन बेंजोपायरिलियम सॉल्ट की डेरिवेटिव को, जिसे हम बोलते हैं फ्लेवाइलियम आयन को, अगर हम लें तो फ्लेवाइलियम आयन पे आप क्या है? अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख सकते हैं। होता ये कि फ्लेवाइलियम रिंग में जो आपका फिनाइल ग्रुप लगा होता है, उस फिनाइल ग्रुप के ऊपर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस करता है। ओके, अब कैसे करता है आप देखिएगा, ये आपका कंपाउंड है, ये आपका क्या है? फ्लेवाइलियम आयन है। अगर मैं यहाँ से पीएच को रिप्लेस कर देती हूँ तो अब ये मेरा क्या बनेगा? बेंजोपायरिलियम सॉल्ट। लेकिन इस बेंजोपायरिलियम सॉल्ट के सेकंड पोजीशन में अगर हम कोई फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये बेंजोपायरिलियम सॉल्ट का डेरिवेटिव बन जाता है, यानी कि 2 बेंजोपायरिलियम सॉल्ट बन जाता है, जिसे आप सिंपली फ्लेवाइलियम भी बोलते हैं। तो ये बोल रहे फ्लेवाइलियम की को अगर हम लोग लें, यानी कि आपके बेंजोपायरिलियम सॉल्ट के डेरिवेटिव को अगर हम लें, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है? आपका फिनाइल रिंग में होता है। तो वही क्या है, यहाँ पे आपने नाइट्रेशन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, H2SO4 और रूम टेम्परेचर आपने लिया है। तो होता क्या है रिएक्शन में? आप इस फिनाइल रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं, ये पीएच को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देखो कि आपका जो नाइट्रेशन हुआ, NO2 ग्रुप का एडिशन हुआ, वो कहाँ पे हुआ? आपके फिनाइल रिंग पे हुआ। तो हुआ ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, लेकिन कौन सी पोजीशन में हुआ? कहाँ हुआ? आपकी फिनाइल रिंग के ऊपर हुआ, यानी कि फिनाइल रिंग पे हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये नाइट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा, बट किस में होगा? फ्लेवाइलियम सॉल्ट पे होगा, आपके 2 फिनाइल बेंजोपायरिलियम सॉल्ट के ऊपर होगा। और आफ्टर नाइट्रेशन जो हमको प्रोडक्ट मिला, वो आपको क्या मिला? 2,3 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि आपकी जो फिनाइल रिंग है उसकी उसकी थर्ड पोजीशन में कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? उसकी थर्ड पोजीशन में आपका क्या हुआ? नाइट्रो ग्रुप लगा। तो आपने बोला कि आपका प्रोडक्ट जो बना वो कौन सा बना? 2,3 नाइट्रोफिनाइल, यानी कि आपका जो नाइट्रो ग्रुप है वो फिनाइल रिंग के
थर्ड पोजीशन में लगा है, और ये पूरा जो ग्रुप है 3 नाइट्रोफिनाइल रिंग कहाँ से जुड़ी हुई है, सेकंड पोजीशन से जुड़ी हुई है, और बाकी आपका कंपाउंड एज इट इज रहेगा, यानी कि क्रोमाइलियम आयन आपको ऑब्टेन होगा। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये आपका पूरा क्या है, बेंजोपायरेलियम सॉल्ट है, लेकिन बेंजोपायरेलियम सॉल्ट की सेकंड पोजीशन में जो फिनाइल रिंग लगा था उसकी थर्ड पोजीशन में आपने कौन सा ग्रुप लगाया है, नाइट्रो ग्रुप लगाया है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। लेकिन ये पॉइंट आप जस्ट लिखिएगा कि बेंजोपायरेलियम सॉल्ट पर सिंपली आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, इसके जो डेरिवेटिव है उनमें, जैसे फ्लेवालियम आयन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाती है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, देखो सिंपल सिंपल सा है। अगला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि आपके बेंजोपायरेलियम सॉल्ट पे न्यूक्लियोफिलिक ओके। अब देखिए सेकंड रिएक्शन आपकी क्या है, सेकंड है सेम आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ये बोल रहा है आपका जो बेंजोपायरेलियम सॉल्ट है, बेंजोपायरेलियम सॉल्ट के जो डेरिवेटिव है उनमें आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देखने को मिलती है। ओके, और यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं वो किसके थ्रू करा रहे हैं, बाय वाटर। आपको पता है वाटर कैसे क्लीव होता है, वाटर क्लीव होता है एज अ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ जो आपका OH नेगेटिव आयन है ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इस OH नेगेटिव आयन के थ्रू हमने न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है अपनी रिंग पे। रिंग आपकी क्या है, बेंजोपायरेलियम सॉल्ट। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर बेंजोपायरेलियम सॉल्ट नहीं लिया है, उसका डेरिवेटिव लिया है, और वो कंपाउंड आपका क्या है, 2,3 डाइफिनाइल क्रोमोनाइलियम आयन। 2,3 डाइफिनाइल क्रोमोनाइलियम आयन मतलब कि आपके पास आपकी क्रोमोनाइलियम आयन की रिंग है, यानी कि बेंजोपायरेलियम सॉल्ट की रिंग है, लेकिन उसके सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में 2 फिनाइल रिंग लगे हुए हैं। तो ये फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकंड पोजीशन हुई, ये थर्ड पोजीशन हुई। तो सेकंड एंड थर्ड पे हमने 2 फिनाइल रिंग लगाए। क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। तो हमने बोला कि हमने वाटर लिया और हीट कराई, और किसकी प्रेजेंस में कराई, सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में कराई। और जैसे ये रिएक्शन कराएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा जो OH नेगेटिव आयन यानी कि न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा अटैक करेगा हमारी रिंग के ऊपर। ओके, अब बात करते हैं भाई अटैक कैसे करेगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर हम न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज का अप्रोच हमारी रिंग में करा रहे हैं तो अप्रोच तब होगा जब हमारे रिंग में क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटर होगा। तो पॉजिटिव सेंटर कहां से आएगा, तो देखो होगा क्या, एक मिस्टेक हुई है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव सेंटर हमको मिलेगा कैसे, क्योंकि देखो जब तक पॉजिटिव सेंटर मिलेगा नहीं तब तक आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमको एक पॉजिटिव सेंटर जनरेट करना होगा। तो देखो बहुत आसानी से आप एक पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका बेंजोपायरेलियम सॉल्ट है इसमें आपके ऑक्सीजन के ऊपर लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऑक्सीजन के पास है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, लेकिन इसके एडजेसेंट पोजीशन में डबल बॉन्ड भी तो है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को किसकी ओर शिफ्ट कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ये डबल बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीजन को दे देंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी चीज तो पता ही है, क्योंकि बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने बॉन्ड से उठा के किसको दे दिए, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन के ऊपर ये एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आ गए। और अगर ये बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो जाएगा बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये कार्बन को क्या होगी अब, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो होगा ये कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर से अब पूरा चार्ज हट गया, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को किसने सेटिस्फाई कर दिया, नेगेटिव चार्ज ने। अब आप देखो अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटर और आपको एक न्यूक्लियोफाइल भी आपके पास दिया हुआ है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अब कहाँ अप्रोच करेगा, इस पोजिशन में अप्रोच करेगा। तो हमको देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ अप्रोच कर दिया, इस सेकेंड पोजिशन में अप्रोच कर दिया। तो हमको क्या है, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। तो हम क्या कहेंगे, हमको जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, 2,3 बाइफिनाइल 2H क्रोमिन 2 और हमको ऑब्टेन हुआ। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो है, जिसमें हमारी सेकंड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो गया। क्लियर है, इतना तो कर ही लेंगे। अब थर्ड हमारा क्या है, अगली रिएक्शन आपकी क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमीन। तो ये बोल रहा है आपका जो बेंजोपायरेलियम सॉल्ट है ये अमोनिया एंड अमीन के साथ अगर रिएक्ट करे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कैसे रिएक्शन होगी उसे भी समझ लेते हैं। तो देखो पहले 2 स्टेटमेंट लिखी है, पहले इसको सुनते हैं देन हम लोग नीचे बात करेंगे। तो पहले ये बोल रहा है कि बेंजोपायरेलियम सॉल्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ क्यूनोलाइन एंड क्यूनोलाइन सॉल्ट बाय द रिएक्शन विद अमोनिया। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जब आप बेंजोपायरेलियम सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अमोनिया यानी कि NH3 के साथ कराएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो बेंजोपायरेलियम सॉल्ट है वो क्यूनोलाइन या फिर क्यूनोलाइन सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होती है। ये बोल रहा है कन्वर्ट नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है उसका रीजन हम नीचे देखेंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जब आप बेंजोपायरेलियम सॉल्ट की रिएक्शन NH3
के साथ कर रहे हैं और फर्दर रिएक्शन कराते रहेंगे तो आपको क्यूनोलाइन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब आपको लगेगा कि क्यूनोलाइन का फॉर्मेशन होना चाहिए बाय रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो। लेकिन एक्चुअल में जब इसकी सिंथेसिस, जब ये रिएक्शन एक्चुअल में कराई जाती है तो वहां पे क्या होता है, बेंजोपायरिलियम सॉल्ट कभी भी क्यूनोलाइन या फिर क्यूनोलाइन सॉल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है जब आप इसकी रिएक्शन NH3 के साथ कराते हैं। ओके, तो उसका रीजन हम नीचे देखेंगे। साथ ही साथ एक और चीज लिखी है कि बोला जब आपका बेंजोपायरिलियम सॉल्ट प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में आपको रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी देखने को मिलती हैं। ओके, अब नीचे रीजन जो मैं बोल रही थी वो क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। नीचे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इन अ बिलो ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम नीचे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बेंजोपायरिलियम की रिएक्शन कराएंगे NH3 के साथ तो हमको क्या देखने को मिलेगा, विच विच रिक्वायर्ड द क्यूनोलाइन passes टू a नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट विच इज हाईली अनफेवरेबल। ठीक है, तो ये बोल रहा है हमको ये देखने को मिलेगा कि क्यूनोलाइन जो है, अगर आप इसका फॉर्मेशन मतलब नीचे जो रिएक्शन आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि क्यूनोलाइन जो बन रहा है वो किससे पास हो रहा है। उससे पहले आपको क्या मिल रहा है, एक इंटरमीडिएट मिल रहा है जो कि आपका किस टाइप का है, नॉन एरोमेटिक नेचर का है और जो कि आपका हाईली अनफेवरेबल है। और इसी वजह से यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनने की वजह से जो कि हाईली अनफेवरेबल है, उस वजह से क्या है, हमको हमारा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए कि रिएक्शन आपकी क्या है, इस इंटरमीडिएट की वजह से फर्दर प्रोसीड नहीं होती है। यहाँ पे हुआ है क्रॉस, ये क्या क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बनना तो चाहिए बट एक्चुअल में बनता नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो क्यूनोलाइन है वो फॉर्मेशन के टाइम पे किससे पास होता है, एक इंटरमीडिएट से जो कि आपका नॉन एरोमेटिक है। इस वजह से क्या है, हमको क्या है, हमारा क्यूनोलाइन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता। यहीं पे हमारी रिएक्शन एक्चुअल में क्या स्टॉप हो जाती है। क्लियर हुआ ना। अब देखो होता क्या है, रिएक्शन कैसे हो रही है, तो आपने वही चीज लिया, आपका बेंजोपायरिलियम सॉल्ट आपने लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन NH3 के साथ करा रहे हैं तो कैसे होगी, वही है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, NH3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को अप्रोच करने के लिए चाहिए एक पॉजिटिव सेंटर। पॉजिटिव सेंटर कहाँ से मिलेगा, तो आपको जैसे ऊपर भी बोला पॉजिटिव सेंटर कहाँ से मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के ऊपर तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज था और डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने की वजह से क्या आया, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव को नेगेटिव ने सेटिस्फाई कर दिया तो ऑक्सीजन को अब हम खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से कौन अप्रोच करेगा, ये नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ये ग्रुप ऐड हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमने क्या करी है, रिंग ओपनिंग, यानी कि रिंग को ओपन कर दिया। और कैसे रिंग को ओपन किया है, ये बोल रहा है ये जो बॉन्ड है इसे आप कहाँ शिफ्ट कर दो, इस पोजीशन पे। तो ये वाला बॉन्ड तो हट ही गया, देखो ये वाला बॉन्ड हमने हटा दिया और ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इसे कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस पोजीशन पे। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया। ओके, और हुआ क्या उसके बाद हमने देखा उसके नेक्स्ट पे जो ये डबल बॉन्ड है इसको हमने शिफ्ट करना होगा इस पोजीशन में। अगर ये वाला डबल बॉन्ड इस पोजीशन में शिफ्ट हो गया तो ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनता है तो ये अनस्टेबल, इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको हमने यहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको यहाँ शिफ्ट करना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो हमको क्या हो जाएगी, रिंग ओपनिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी। जैसे आप क्या पेरिसाइक्लिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने क्या कर रखा है, ये कंजुगेशन में क्या कर रखा है, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर रखा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया। अब देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आया तो ये वाला डबल बॉन्ड तो स्टेबल नहीं रह सकता, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन में। तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड आया तो इसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, तो इसको हम शिफ्ट करेंगे इस पोजीशन में। क्लियर हुआ ना। फिर ये वाली डबल बॉन्ड, देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, ये शिफ्ट होगा इसकी नेक्स्ट पोजीशन में। नेक्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं रह सकता, तो ये शिफ्ट होगा इसकी नेक्स्ट पोजीशन में। तो हमको एक नए डबल बॉन्ड मिले, कौन सी पोजीशन में, इस पोजीशन में, इस पोजीशन में, ये पोजीशन में देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इस पोजीशन में यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ। अब ये जो स्पीसीज बनी, इसी स्पीसीज की बात कर रहा है कि ये आपके एक टाइप की नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट है जिससे पास होकर हमारा क्यूनोलाइन बन रहा है। तो ये क्या है, एक टाइप की नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट होने की वजह से हमारी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो रही है और क्यूनोलाइन का फॉर्मेशन हमको देखने को नहीं मिलता एक्चुअल में। तो हमने बोला इसके बाद क्यूनोलाइन तो बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। क्लियर हुआ। तो देखो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की हमारे बेंजोपायरिलियम सॉल्ट पे। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।